नमस्ते। सीनियर मैथ्स में मैं BL जांगेड़ अपन पढ़ेंगे सीनियर क्लास की मैथ्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सीनियर मैथ्स के सिलेबस के बारे में कि जो सिलेबस है वो क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और जो अपना बोल्ड पैटर्न है उसका जो ब्लूप्रिंट है वो ब्लूप्रिंट अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अपना जो राजस्थान बोर्ड है 12th क्लास में मैथ्स में राजस्थान बोर्ड में टोटल 80 अंक का थ्योरेटिकल पेपर होता है। 80 अंक का थ्योरेटिकल पेपर होता है और 20 अंक के स्थिरांक होते हैं। 20 अंक के स्थिरांक यानी कि 20 अंक तो स्कूल वाले भेजते हैं और 80 अंक का क्या होगा, पेपर होगा। ठीक है। और 80 अंक का जो पेपर है वो किस हिसाब से होता है उसके लिए अपन ब्लूप्रिंट देखते हैं। पेपर किस पैटर्न से आता है, किस हिसाब से आता है, सबसे पहले अपन वो देखते हैं। आपके जो राजस्थान बोर्ड में जो 12th की बुक है उसमें टोटल 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है। कुल कितने अध्याय है? 16 अध्याय है, 16 चैप्टर है। ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका फंक्शन, फलन। जो फंक्शन टॉपिक है उसमें से कुल 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 अंक का और एक क्वेश्चन 2 अंक का आएगा। सेकंड चैप्टर है, नाम है प्रतिलोम वर्तीय फलन। इस चैप्टर में से कुल 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 1 अंक का, एक 3 अंक का। इसी प्रकार थर्ड चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स यानी कि अवयव। 3 अंक का चैप्टर है, एक क्वेश्चन 1 अंक का, एक क्वेश्चन 2 अंक का पूछेगा। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर जो है उसका नाम है सारणिक, डिटर्मिनेंट। 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है और केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका वेटेज होता है 3 अंक। ठीक है। नेक्स्ट अपना चैप्टर नंबर 5 है। नेक्स्ट अपना चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नाम है इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, व्युत्क्रम मैट्रिक्स तथा रैखिक समीकरण। 4 अंक का चैप्टर है, एक 1 अंक का क्वेश्चन, एक 3 अंक का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सततता एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। टोटल 8 अंक का चैप्टर है, एक क्वेश्चन 2 अंक का और एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है 8 अंक का। ठीक है। और इसी चैप्टर के साथ में एक अन्य चैप्टर शामिल होता है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर जो 7 है इन दोनों को मिलाकर कुल कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे? 8 अंक के। एक तो 2 अंक का होगा और एक 6 अंक का होगा। नेक्स्ट है अपना चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग। इस चैप्टर का वेटेज रहेगा आपका 6 अंक का। इस चैप्टर का वेटेज रहेगा आपका कितना? 6 अंक का। और केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनेट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन। और नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम होगा निश्चित समाकलन। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर कुल 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 1 अंक का, फिर एक 2 अंक का, फिर एक 3 अंक का, फिर एक बड़ा क्वेश्चन 6 अंक का। ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है समाकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन के यूज। उस चैप्टर का नाम है क्षेत्रकलन। यूज में अपन क्या करेंगे? समाकलन की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। चैप्टर का नाम है क्षेत्रकलन। इस चैप्टर का वेटेज है 6 अंक और क्वेश्चन आएगा, एक तो आएगा 2 अंक का और एक 4 अंक का आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है अवकल समीकरण। नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। 6 अंक का चैप्टर है, केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है 6 अंक का। ठीक है। नेक्स्ट है अपना चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है वेक्टर, सदिश। 7 अंक का चैप्टर, 2 क्वेश्चन तो 1 अंक के, फिर एक क्वेश्चन 2 अंक का, एक क्वेश्चन 3 अंक का पूछा जाता है। नेक्स्ट है 3D, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। 7 अंक का है, एक छोटा क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। एक नेक्स्ट चैप्टर है LPP, रैखिक प्रोग्रामन समस्या
4 अंक का चैप्टर है, एक छोटा क्वेश्चन एक थोड़ा सा बड़ा, यानी कि एक अंक का एक 3 अंक का आएगा। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन। प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन 7 अंक का है, एक अंक का एक 6 अंक का। टोटल जितने भी क्वेश्चन है उनके मार्क्स का आप क्या करोगे, सम करोगे तो कितने अंक बनेंगे, 80 अंक। और 20 अंक क्या है, 17 अंक, यानी कि 20 अंक स्कूल वाले भेजते हैं। तो 80 प्लस 20 यानी कि टोटल मार्किंग कितने में से होती है, 100। पेपर कितने का होगा आपका, 80 का। पेपर कितने का होगा, 80 का। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ध्यान में रखोगे कि टोटल 16 चैप्टर है। प्रत्येक चैप्टर का वेटेज किस हिसाब से है और किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो 16 चैप्टर है और वेटेज मैंने आपको बता दिया। अगर आप यूनिट वाइज ध्यान में रखना चाहो, तो ध्यान में रख सकते हो कि जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 फंक्शन और प्रतिलोमवर्तीय फलन, इन दोनों को मिलाकर फर्स्ट यूनिट बनती है जिसका नाम होगा संयुक्त फलन। इन दोनों चैप्टर का मिक्स नाम अगर आप लिखना चाहो तो फर्स्ट यूनिट है, नाम होगा संयुक्त फलन। अब नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर आपका 3 है, 4 है और जो 5 है, ये तीनों चैप्टर गणित की एक शाखा है जिसका नाम होता है अलजेब्रा, यानी कि बीज गणित, उसमें आते हैं। तो इन तीनों चैप्टर को मिलाकर एक साथ लिख देते हैं जिसका नाम देंगे यूनिट सेकंड। और सेकंड यूनिट का नाम होगा आपका अलजेब्रा, यानी कि बीज गणित। अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सततता। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, सततता एवं अवकलनीयता। फिर अवकलन के अनुप्रयोग, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। ये जितने भी टॉपिक मैंने बोले हैं ये सभी टॉपिक गणित की एक शाखा है जिसका नाम है कैलकुलस, यानी कि कलन। गणित की एक शाखा है जिसका नाम है कैलकुलस यानी कि कलन, उसमें आते हैं। तो इन सभी टॉपिक को मिलाकर एक नई यूनिट बनाता हूं जिसका नाम लिखता हूं मैं कैलकुलस। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उनको एक साथ लिख रहा हूं, चैप्टर नंबर 6 इन सबको एक साथ लिख रहा हूं। चैप्टर नंबर 6 से लेकर कहां तक आएगा, चैप्टर नंबर 12 तक। ये सभी किस में आते हैं, कैलकुलस में। तो इसका नाम लिख दिया मैंने, इन सभी चैप्टर का नाम लिख दिया यूनिट 3 और नाम है इसका कैलकुलस। गणित की शाखा है कलन यानी कि कैलकुलस, उसमें ये टॉपिक लगते हैं। तो इन सब को मिलाकर यूनिट बनाई है, उस यूनिट का नाम लिख दिया आपने कैलकुलस। ठीक है, बाद में ये जो दो टॉपिक है सदिश और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, इन दोनों को मिलाकर नई यूनिट है जिसका नाम लिख रहा हूं यूनिट नंबर 4 और उसका नाम भी सेम है, वेक्टर एंड 3D। यूनिट का नाम क्या है, वेक्टर एंड 3D, सदिश और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। ये जो चैप्टर नंबर 15 है इसका नाम एक नई यूनिट है, अलग ही यूनिट है, नाम लिख दिया यूनिट नंबर 5। इसका नाम सेम LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या। और लास्ट का जो चैप्टर नंबर 16 है ये भी क्या है, एक अलग यूनिट है। तो यूनिट नंबर 6 इसका नाम क्या है, ये वाला सेम। तो कुल कितने चैप्टर हैं, 16 और 16 चैप्टर का वेटेज, कुल कितने अंक का पेपर में क्वेश्चन, कुल कितने अंक के पेपर में क्वेश्चन आएंगे, 80 यानी कि 80 नंबर के। किस हिसाब से आते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिया है। अगर आप 16 चैप्टर को यूनिट वाइज डिवाइड करना चाहो तो इन सबको आप कितनी यूनिट में डिवाइड कर सकते हो, 6 यूनिट में। कितनी यूनिट में, 6 यूनिट में। पहली यूनिट क्या है, फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इन दोनों का एक साथ नाम होगा संयुक्त फलन, यूनिट 1। फिर इन तीनों की एक सेकंड यूनिट है। फिर क्या आएगी, कैलकुलस, कहाँ तक आएगी, अवकल समीकरण तक। फिर इन दोनों की एक साथ एक नई यूनिट है, यूनिट 4। फिर चैप्टर नंबर 15 है, इसकी नई यूनिट है यूनिट 5। और 16 नंबर जो चैप्टर है
ये एक नई यूनिट है जिसका नाम क्या है, सेम नाम है, और यूनिट नंबर 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने जो अपनी सीनियर की मैथ्स की जो बुक है उसमें 16 चैप्टर है, उन सब का ब्लूप्रिंट देखा। अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कैलकुलस वाला जो पोर्शन है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कैलकुलस वाला जो पोर्शन है वो सबसे बड़ा है। कैलकुलस वाला जो पोर्शन है वो क्या है, सबसे बड़ा है। यानी कि अपन क्या करें, यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले अपन स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम क्या है, सततता एवं अवकलनीयता। सततता एवं अवकलनीयता। क्या कर रहे हो आप, यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हो। ये यूनिट कहाँ से स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 6 से लेकर। ठीक है, इस यूनिट का नाम क्या है, कैलकुलस। नाम क्या है, कैलकुलस। तो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर अपनी नई यूनिट है जिसका नाम है कैलकुलस। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन यूनिट 3, यूनिट 3 यहाँ पर लिख रहा हूँ यूनिट 3, और यूनिट 3 का नाम क्या है, कैलकुलस। यूनिट 3 का नाम क्या है, कैलकुलस। ठीक है, रफ में एक बार मैं बता दूं आपको, जो कैलकुलस नाम की बुक होती है, जो कैलकुलस नाम की बुक होती है, इसमें सामान्यतः कौन से टॉपिक आते हैं, इस बुक में सामान्यतः टॉपिक आते हैं, उनमें सबसे पहले बेस आता है फंक्शन। फंक्शन यानी कि फलन। फिर सेकंड जो चैप्टर होता है उसका नाम होता है लिमिट। लिमिट यानी कि सीमा। नेक्स्ट जो चैप्टर होता है उसका नाम होता है सततता। कोई फंक्शन है उसके लिए आपको सततता ज्ञात करनी है। फिर जो चैप्टर होता है उसका नाम होता है अवकलनीयता। अवकलनीयता। फिर जो चैप्टर होता है उसका नाम होता है अवकलन। इसी बुक में ये चैप्टर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग। फिर इसी बुक में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है समाकलन। नाम क्या है, समाकलन। दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। फिर एक चैप्टर आता है इसी बुक में जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग। और समाकलन के अनुप्रयोग में जो चैप्टर है, समाकलन के अनुप्रयोग में जो चैप्टर है उसका नाम होता है क्षेत्रकलन। नाम होता है क्या, क्षेत्रकलन। फिर एक चैप्टर आता है जिसका नाम होता है अवकल समीकरण। एक बार मैं रिपीट कर दूं, 12th क्लास में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक यूनिट 3 जिसका नाम है कैलकुलस। शुरुआत में मैं कैलकुलस के बारे में बताने जा रहा हूं। कैलकुलस एक गणित की शाखा है। कैलकुलस क्या है, गणित की एक शाखा है जिसमें दो प्रकार की गणनाएं होती हैं, या तो अवकलन या फिर समाकलन। अवकलन का अर्थ होता है परिवर्तन ज्ञात करना। अवकलन का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन ज्ञात करना। और समाकलन का अर्थ क्या होता है, इकट्ठा होना। कोई वस्तु किस रेट से इकट्ठी हो रही है, इकट्ठे के लिए समाकलन, और परिवर्तन के लिए क्या आता है, अवकलन। तो कैलकुलस जो बुक है उस बुक में मैंने आपको बताया कि कौन से चैप्टर आते हैं। कैलकुलस में फंक्शन आता है, लिमिट आती है, कंटिन्यूटी आती है, डिफरेंशिएबिलिटी आती है, डिफरेंशिएशन आता है, फिर अवकलन के अनुप्रयोग नाम का एक चैप्टर आता है, फिर समाकलन जिसके दो भाग, फिर समाकलन के अनुप्रयोग, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रकलन। लास्ट का एक चैप्टर है जिसका नाम है अवकल समीकरण। ये जो शुरुआत के दो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक आपके 11th के जो बुक है उस बुक में दिए। फंक्शन टॉपिक 11th क्लास में, सिम्मा जो टॉपिक है वो भी कहाँ पर है, 11th क्लास में। और शेष जो बचे हुए टॉपिक है जैसे सततता, अवकलनीयता, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, फिर समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये सभी जो टॉपिक हैं ये टॉपिक आपके जो 12th की बुक है उसमें दिए गए। ठीक है, और 12th की बुक में अगर दिए गए हैं तो आप सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हो, जो सततता और अवकलनीयता नाम का टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर
सबसे पहले 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है? सततता, सततता एवं अवकलनीयता, सततता एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सततता एवं अवकलनीयता 12th क्लास में चैप्टर नंबर 6 है, सततता एवं अवकलनीयता। इस चैप्टर में 2 भाग है। 6 नंबर चैप्टर में 2 भाग है, ए भाग और बी भाग। ए भाग में अपन सीखेंगे सततता के बारे में, सततता के बारे में अपन सीखेंगे कौन से भाग में? ए भाग में। और जो अवकलनीयता है इसके बारे में अपन देखेंगे कहाँ पर? बी भाग में। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 में ए भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें अपन हेडिंग लिखते हैं क्या? सततता। अपन हेडिंग लिखते हैं सततता। तो सबसे पहली आपकी इस चैप्टर की हेडिंग है जिसका नाम है सततता। सततता हेडिंग है जिसका नाम क्या है? सततता, या फिर इसको लिख सकते हैं सातत्यता। सततता या फिर सातत्य। सबसे पहले अपन देखते हैं सततता का अर्थ क्या होता है, यानी कि सततता का अर्थ क्या होता है? देशी में अर्थ क्या है? सततता का मतलब क्या है? अगर अपन देशी में बोले तो सततता का अर्थ होता है कि ग्राफ ना टूटे। सततता का अर्थ होता है ग्राफ ना टूटे। अगर अपन लैंग्वेज के रूप में बोले तो अपन बोल सकते हैं कि यदि किसी फलन का ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूटता है तो वो एक सतत फलन कहलाता है। सतत का अर्थ क्या होता है? लगातार। सतत का अर्थ क्या होता है वैसे? लगातार। यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि सततता या फिर सातत्यता का अर्थ क्या होता है? डायरेक्ट अर्थ समझे तो अर्थ क्या होता है कि यदि किसी फलन y बराबर fx का ग्राफ अपने प्रांत के किसी भी बिंदु पर नहीं टूटता है तो वो फलन अपने प्रांत में एक सतत फलन होता है या कहलाता है। अगर ग्राफ किसी बिंदु पर टूटता है तो उस बिंदु पर फलन क्या होगा? असतत होगा। तो ये क्या है? सततता का अर्थ। अगर अपन लैंग्वेज के रूप में लिखे तो आप बोलोगे कि कोई फलन fx, कोई फलन y बराबर fx अपने प्रांत में सतत या फिर संतत फलन कहलाता है। सतत फलन कहलाता है यदि y बराबर fx का ग्राफ ना टूटे, ग्राफ ना टूटे। ये देशी में अर्थ हो गया। अगर फलन का ग्राफ नहीं टूटता है तो वो फलन क्या होता है? एक सतत फलन होता है। ठीक है। अगर अपन इसके उदाहरण देखें, अगर अपन इसके उदाहरण देखें डायरेक्ट अर्थ के रूप में, अगर डायरेक्ट उदाहरण देखें तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 जैसे मैं लिख रहा हूँ कि तत्समक फलन। उदाहरण नंबर 1 जैसे मैं लिख रहा हूँ क्या? कि तत्समक फलन, तत्समक फलन, तत्समक फलन। 11th क्लास में जब आपने फंक्शन टॉपिक पढ़ा था तो उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार में आपने देखा होगा तत्समक फलन। तत्समक फलन कौन सा था? कि y बराबर x, y बराबर जो x फंक्शन होता है वो एक तत्समक फलन कहलाता है। y बराबर x जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? एक तत्समक फलन कहलाता है, तत्समक फलन होता है। मैंने क्या लिखा है कि जो तत्समक फलन है वो क्या होता है? सतत होता है। कैसे होता है? आपने सततता का केवल अभी तक अर्थ देखा है। अर्थ क्या होता है कि अगर फलन अपने प्रांत में ना टूटे, फलन का जो ग्राफ है वो अपने प्रांत में ना टूटे, अगर नहीं टूटता है तो वो फलन क्या होता है? एक सतत फलन। यानी कि अपन क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। अपन क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे।
y बराबर x का ग्राफ 11th क्लास से आप जानते हो y बराबर x क्या है, एक सरल रेखा जिसकी स्लोप ढाल क्या होती है, y बराबर mx, m के स्थान पर क्या है 1 है, m के स्थान पर क्या है 1, यानी कि सरल रेखा का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण क्या होगा 45 डिग्री। तो ये वाला जो ग्राफ है ये तस्मक फलन का ग्राफ है। इस ग्राफ को देखते हो आप तो पीछे लास्ट से लेकर आगे लास्ट तक अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है, और अगर ग्राफ नहीं टूटता है तो वो फलन क्या होता है, एक सतत फलन होता है। इसलिए मैंने लिखा है तस्मक फलन क्या है, एक सतत फलन है। ग्राफ टूटने का अर्थ है कि अगर आप ग्राफ को बनाते हो तो पेन नहीं उठना चाहिए। इसका ग्राफ बना रहे हो तो पेन को कहीं पर भी नहीं उठाते तो ग्राफ नहीं टूट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक सतत फलन है। अगर नेक्स्ट अपन इसका उदाहरण देखें अर्थ के रूप में, नेक्स्ट अगर अपन इसका डायरेक्ट उदाहरण देखें तो अपन लिख सकते हैं कि अचर फलन, अचर फलन, अचर फलन को भी मैं बोल रहा हूं एक सतत फलन होता है। कैसे, अचर फलन क्या होता है कि y बराबर क्या आ जाए कांस्टेंट, कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो कांस्टेंट, y बराबर fx की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मान लिख दिया जैसे मैं 5 लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं 5, तो ये क्या है, एक अचर फलन है। और अचर फलन को मैंने रखा है किस श्रेणी में, सतत फलनों की श्रेणी में। जैसे इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना आप जानते होंगे कहां से, क्लास 11 से। y बराबर 5 का ग्राफ, y बराबर 5 का ग्राफ क्या होगा, x अक्ष के समांतर और कितनी दूरी पर, 5 इकाई दूरी पर। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, y बराबर 5 का। इस ग्राफ को आप देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जब आप बनाते हो तो पेन नहीं उठाते, ये वाला ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूटता है, और नहीं टूटता तो क्या होता है, एक सतत फलन होता है। ये क्या होता है, एक सतत फलन होता है। नेक्स्ट एक उदाहरण और लिख रहा हूं मैं, खूब सारे हैं। जैसे त्रिकोणमितीय फलनों में लिख रहा हूं मैं sin x, जैसे मैं लिख रहा हूं sin x, लिख रहा हूं cos x, जैसे ये दो उदाहरण लिख रहा हूं, ये दोनों भी क्या है, सतत फलन है। कैसे है सतत फलन, जैसे आप साइन का ग्राफ बना रहे हो, जैसे आप साइन का ग्राफ बना रहे हो, साइन का ग्राफ लगभग सभी जानते हैं, x बराबर 0 तो साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो आप बोलोगे कि ग्राफ इस प्रकार से बनता है, आगे इस प्रकार से, पीछे भी इस प्रकार से ग्राफ चलता है। ये वाला बिंदु 0 है, ये वाला बिंदु पाई है, ये वाला बिंदु क्या होता है, 2 पाई होता है। साइन का ग्राफ जब भी आप बनाते हो तो पेन को कहीं पर भी नहीं उठाते, और नहीं उठाते तो ग्राफ नहीं टूट रहा, और नहीं टूटता तो आप बोलोगे कि जो फंक्शन sin x है, त्रिकोणमितीय फलन जो sin x है वो क्या है, सतत है। इसी प्रकार जो cos x है, cos का ग्राफ भी सभी जानते हो, 0 पर वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ग्राफ इस प्रकार से होता है, आगे इस प्रकार से, पीछे भी इसी प्रकार से, तो इसका ग्राफ भी नहीं टूटता, तो ये भी क्या होता है, एक सतत फलन। ये ग्राफ किसका है, y बराबर sin x का, और ये ग्राफ किसका है, y बराबर cos x, ये भी सतत है, ये भी क्या है, एक सतत फलन है। नेक्स्ट अगर अपन और उदाहरणों की बात करें, अगर अपन और उदाहरणों की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि बहुपदीय फलन हमेशा सतत फलन होते हैं, बहुपदीय फलन हमेशा सतत फलन होते हैं। बहुपदीय फलन कौन से होते हैं, ऐसे फलन जो कि इस टाइप की हो, कैसे, पहले अचर आए, फिर x की घात आए, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे यहाँ पर लिख दिया n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार के जो फंक्शन है उनको नाम देते हैं बहुपदीय फलन। इसमें अपन उदाहरण देख सकते हैं, जैसे fx बराबर, यहाँ पर a0 अचर है, a1 अचर है, a2 अचर है। जैसे उदाहरण लिख सकता हूँ, अचर के स्थान पर 5, फिर लिखा x की पावर 4 प्लस अचर, फिर यहाँ पर n है तो घात क्या होनी चाहिए, एक कम है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 6x की पावर 3, और यहाँ पर लिख दिया 2x स्क्वेयर प्लस जैसे 7x प्लस 9x की पावर 0, और किसी भी राशि की घात 0 क्या होती है, 1 होती है। जैसे ये वाला फंक्शन क्या है, बहुपदीय फलन। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आपको दिखाई दे तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि ऐसे फलन हमेशा क्या होते हैं, सतत फलन होते हैं।
जैसे यहाँ पर एक उदाहरण और लिख रहा हूँ कि ax² जैसे 6x² प्लस 7x प्लस 8, ये क्या है, 2 घात का बहुपदीय फलन, 2 घात का बहुपदीय फलन। और क्या लिखा है, बहुपदीय फलन हमेशा सतत फलन होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया है, नाम है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, नाम था सततता एवं अवकलनीयता। कौन सा भाग स्टार्ट कर रहे हो, सततता स्टार्ट कर रहे हो। सबसे पहले आपने क्या देखा है, सततता का देशी में अर्थ, कि सततता होती क्या है। केवल एक ही बात जानते हो कि ग्राफ नहीं टूटना चाहिए, ग्राफ नहीं टूटता है तो वो क्या है, सतत, टूटता है तो वो क्या होगा, असतत। थोड़ी सी परिभाषा लिखिए इजी सी। ठीक है, उदाहरण में आपने लिखा है तस्मक फलन, अचर फलन, त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन और कोस लिख दिया आपने। ठीक है, एक उदाहरण लिख दिया बहुपदीय फलन, ये सभी क्या है, सतत फलनों के उदाहरण। एक उदाहरण और लिख रहा हूं जैसे अलग, कि y बराबर महत्तम पूर्णांक x, ये क्या है, असतत फलन, ये क्या है, असतत फलन है। ऊपर वाले सभी कौन से थे, सतत, ये क्या है, असतत फलन। और सततता के बारे में अभी केवल इतना ही जानते हैं कि ग्राफ अगर असतत है तो इसका ग्राफ निश्चित रूप से क्या होगा, टूटेगा, ग्राफ टूटेगा, तभी आपने बोला असतत। इसका ग्राफ सेम 11th क्लास में आपने देखा होगा, बहुपदीय जो महत्तम पूर्णांक फलन है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे जब कोई क्वेश्चन आएगा उस टाइम जरूर बताऊंगा। जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है उसकी वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर अंदर कोई इंटीजर आता है, अगर अंदर कोई इंटीजर आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम इंटीजर। अगर अंदर कोई इंटीजर नहीं है, अगर अंदर कोई एक इंटीजर पूर्णांक नहीं है, तो उसके संगत महत्तम पूर्णांक का मान क्या होगा, कि उस संख्या से जस्ट छोटे वाला पूर्णांक होता है, उस संख्या से जस्ट छोटे वाला पूर्णांक। जैसे मैं बता ही देता हूं, यहाँ पर 7 लिखा है, 7 इंटीजर है, तो इसके महत्तम पूर्णांक का मान भी क्या होगा, सेम इंटीजर। अगर अंदर कोई पूर्णांक नहीं है, 7.1 पूर्णांक नहीं है, तो इसके महत्तम पूर्णांक का मान क्या होगा, इस संख्या से जस्ट छोटे वाला पूर्णांक क्या होगा, 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा। और y बराबर महत्तम पूर्णांक x जो फंक्शन है, इसका अगर अपन ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ आता है कि अगर x का मान 0 और 1 के बीच में, अगर x का मान 0 और 1 के बीच में, तो महत्तम पूर्णांक का मान होगा कितना, 0, कितना होगा, 0। अगर x का मान 1 के बराबर है तो महत्तम पूर्णांक का मान हो जाएगा कितना, 1। अगर x का मान 1 और 2 के बीच में है तो महत्तम पूर्णांक का मान होता है कितना, 1 होता है। ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ होता है किसका, महत्तम पूर्णांक फलन का। आगे जैसे 3 है, 2 और 3 के बीच में है, तो महत्तम पूर्णांक की वैल्यू होगी कितनी, 2, 3 पर वैल्यू कितनी होगी, 3। तो ये वाला ग्राफ पहले यहाँ पर है, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, यानी कि ग्राफ यहाँ पर टूट रहा है। देखो, पहले फिर पेन उठाया, फिर ऊपर, फिर पेन उठाया, फिर ऊपर, यानी कि जो इंटीजर पॉइंट आते हैं उन बिंदुओं पर ग्राफ टूट रहा है। अगर ग्राफ टूटता है तो वो फलन क्या होता है, असतत फलन होता है। तो आपने लिखा है ये क्या है, एक असतत फलन। तो अभी तक अपन ने आपकी जो बुक में दिया है उस हिसाब से कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी अपन ने देखा है केवल सततता का अर्थ, ये अर्थ आपको पता होना चाहिए। सततता का अर्थ बताया, ग्राफ नहीं टूटे। अब अपन बुक के हिसाब से देखते हैं सततता की परिभाषा। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग लिख रहा हूं सततता की परिभाषा, हेडिंग लिख रहा हूं सततता की परिभाषा, सततता या संततता, सततता की परिभाषा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं सततता की परिभाषा या फिर सततता का गणितीय रूप। ठीक है, आपकी बुक में जो सततता की परिभाषा दी है वो 2 प्रकार से दी है। सततता की जो परिभाषा दी है वो 2 प्रकार से दी है। टाइप फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप सेकंड 12th क्लास में काम नहीं आता। जो टाइप सेकंड है वो बीएससी में काम आएगा। जो बीएससी में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बीएससी में होंगे तब पढ़ेंगे।
टाइप सेकंड की केवल परिभाषा लिखें, वो अपन बाद में देखेंगे। तो जो सततता की परिभाषा है वो दो प्रकार से दी है। पहला टाइप है कि सततता की परिभाषा आपको बताई है सिग्मा के आधार पर। किसके आधार पर? सिग्मा के आधार पर। सिग्मा अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में। तो फर्स्ट टाइप को मैं लिख रहा हूं कि सिग्मा की अवधारणा, सिग्मा की अवधारणा पर आधारित, सिग्मा की अवधारणा पर आधारित सततता की परिभाषा। हेडिंग है सततता की परिभाषा। दो परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहली परिभाषा सिग्मा पर आधारित है, तो मैं लिख रहा हूं सिग्मा की अवधारणा पर आधारित सततता की परिभाषा। ये क्या है? जैसे आपको कोई एक फंक्शन दिया, फंक्शन का नाम है y बराबर fx। इस फंक्शन के, इसी फंक्शन के प्रांत के किसी बिंदु, प्रांत क्या होता है? स्वतंत्र चर x के उन सभी बिंदुओं या फिर उन सभी मानों का एक सेट जहां पर फलन परिभाषित होता है। स्वतंत्र चर x के मानों का सेट जहां पर फलन परिभाषित होता है वो क्या होता है? प्रांत होता है, डोमेन होता है। कहां पर पढ़ा था? 11th क्लास में। ठीक है। तो सततता की मैं परिभाषा बता रहा हूं कि कोई एक फलन fx दिया है, वो फलन fx अपने प्रांत के किसी बिंदु, जैसे मैं एक उदाहरण लेकर चल रहा हूं कि x बराबर a पर, प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर सतत होगा। कब होगा? जब एक कंडीशन को संतुष्ट करे। सतत होने के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि उस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करोगे, वो मान बराबर होना चाहिए उसी बिंदु पर फलन की सीमा, उसी बिंदु पर फलन की सीमा। एक बार मैं लिख रहा हूं, उसके बाद में फिर से रिपीट करूंगा। कोई फलन fx, कोई फलन y बराबर fx अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a लिया है। जैसे अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर सतत फलन, कोई एक बिंदु लेकर चल रहा हूं जिसका नाम है x बराबर a, इस पर सतत फलन कहलाता है, सतत फलन कहलाता है यदि अब कंडीशन, कौन सी कंडीशन है? यदि x बराबर a पर फलन fx की सीमा, फलन fx की सीमा वो आप ज्ञात कर रहे हो, ये बराबर आ जाए किसके? x बराबर a पर फलन fx का मान। अगर सीमा मान के बराबर हो, फलन fx की x बराबर a पर क्या करते हो? सीमा ज्ञात करते हो। वो सीमा x बराबर a पर फलन fx के मान के बराबर अगर हो तो वो फलन x बराबर a पर सतत फलन कहलाता है। इसी को मैं गणितीय रूप में लिख रहा हूं। क्या करना है? फलन fx की क्या करना है आपको? लिमिट ज्ञात करनी है। कहां पर? a पर। तो लिखोगे x टेंड्स टू a। इसे किस प्रकार से पढ़ते हैं? फलन fx की x बराबर a पर लिमिट यानी कि सीमा लिख दिया। यहां पर क्या लिखा है? x बराबर a पर मान, और मान का अर्थ क्या होता है? x के स्थान पर आपको क्या पुट करना है? a पुट करना है। तो यहां पर लिख दिया f ऑफ a, ये लिख दिया आपने। तो जो सततता की परिभाषा है सीमा की अवधारणा पर आधारित, सीमा की अवधारणा नाम क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर क्या काम में ले रहे हो आप? लिमिट, सीमा। तो इस परिभाषा को मैंने लिखा है सीमा की अवधारणा पर आधारित सततता की परिभाषा। क्या लिखा है? a पर सीमा और a पर फलन का मान अगर बराबर है, सेम सेम है, तो क्या बोलोगे? सतत। 12th क्लास में जो भी क्वेश्चन है सततता चैप्टर का, जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ से होगा। 12th क्लास में सततता का जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ से होगा। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल कर रहा हूं। अब इसको इजी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा हल कर रहा हूं, और हल करने से पहले मैं थोड़ा सा लिमिट यानी कि सततता के बारे में आपको बताता हूं। लिमिट यानी कि सततता के बारे में आपको बताता हूं।
लिमिट यानी कि सिम्मा के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखो सिम्मा, एक नोट लिख रहा हूं यहां पर बीच में। आपको जैसे लिमिट फाइंड करनी है कहां पर, ए पर, किसकी, फलन एफ एक्स की। इस लिमिट का अर्थ क्या है, कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है, उस फंक्शन के लिए एक्स बराबर ए पर आपको लिमिट फाइंड करनी है, वो लिमिट विद्यमान होगी या फिर नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना होता है, 11th क्लास में आपने क्या किया था, आपने दो काम किए थे। आपने बाईं सीमा ज्ञात की थी, आपने दाईं सीमा ज्ञात की थी। आपने बाईं सीमा ज्ञात की थी, आपने दाईं सीमा ज्ञात की थी। अगर वो दोनों सेम है, अगर वो दोनों सेम है तो आपने बोला था कि सीमा विद्यमान है कहां पर, ए पर। सीमा विद्यमान है कहां पर, ए पर। वहां पर आपने केवल दो ही काम क्यों किए थे, इसके लिए आप देखो, जैसे ये फंक्शन एफ एक्स है, जैसे ये फंक्शन एफ एक्स है, मैं ग्राफ बना रहा हूं, जैसे कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, उसका ग्राफ जैसे इस प्रकार से है। क्या करना है आपको, x टेंड्स टू ए, इसका अर्थ है कि x बराबर ए पर आपको पहुंचना है। जैसे यहां पर क्या है, x बराबर ए, लिमिट x टेंड्स टू ए का अर्थ है कि x ए की ओर अग्रसर है, x ए की ओर अग्रसर है, x ए की ओर जा रहा है। तो x के a तक, जैसे यहां पर ये है, x के a तक पहुंचने के केवल दो रास्ते हैं, या तो x लेफ्ट साइड से जाए या फिर x कहां से जाए, राइट साइड से। अगर और इजी वे में आपको समझना है, जैसे a के स्थान पर मैं 2 लेकर चल रहा हूं, अगर लिमिट आपकी x टेंड्स टू 2, अगर आपकी लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका अर्थ है कि x 2 की ओर अग्रसर है, और x 2 की ओर अग्रसर होने का अर्थ है कि x 2 पर पहुंचने वाला है, पहुंचा नहीं है। तो x का मान 2 से कम हो सकता है, जैसे 1.8, 1.9, 1.99 इस प्रकार से। तो x लेफ्ट साइड से a तक पहुंच सकता है, या फिर x राइट साइड से a तक पहुंच सकता है, 2 तक पहुंच सकता है, जैसे 2.1, 2.12, 2.2, जैसे x का मान कितना है, 2.2, 2.1, यानी कि x राइट साइड से a तक पहुंच सकता है। अगर x लेफ्ट साइड से a तक पहुंचने वाला है, तो आप ऐसा सोचोगे कि जैसे कि x टेंड्स टू आपने 2 लिखा है, तो x अगर लेफ्ट साइड से पहुंच रहा है तो x का मान 2 से थोड़ा सा कम, जैसे 1.9, 2 से थोड़ा सा कम, x का मान क्या होगा, 2 से थोड़ा सा कम, और थोड़ा सा कम है तो 2 माइनस h लिख सकते हो, और h के बारे में आप लिख सकते हो न के बराबर संख्या। अगर x राइट साइड से 2 तक पहुंच रहा है तो इसका अर्थ है कि x का मान 2 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 2.1, या फिर लिख सकते हो x का मान 2 प्लस h हो सकता है, और h क्या है, थोड़ा सा ज्यादा मान, न के बराबर संख्या है। तो आप बोलोगे कि लिमिट x टेंड्स टू a का अर्थ है, अगर आपको a तक पहुंचना है तो कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, या तो लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से। अगर लेफ्ट साइड से पहुंच रहे हो तो आपका जो x है उसका मान होगा कितना, a से थोड़ा सा कम। a पर पहुंचना है तो x लेफ्ट साइड से पहुंच रहा है तो a से थोड़ा सा कम। अगर राइट साइड से पहुंच रहे हो तो x का मान क्या होगा, a से थोड़ा सा ज्यादा, a से थोड़ा सा ज्यादा। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जो बाईं सीमा है, जो बाईं सीमा है, उस बाईं सीमा में x का जो मान है वो a से थोड़ा सा कम। तो बाईं सीमा का आपका सूत्र बनेगा क्या, कि f ऑफ x का मान बाईं सीमा के लिए a से थोड़ा सा कम, यानी कि पीछे, तो a माइनस h। और h के बारे में आपको बताना है लिमिट, h क्या है, न के बराबर संख्या, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये आपकी क्या होगी, बाईं सीमा का सूत्र होता है। दाईं सीमा के लिए आप जानते हो कि a पर दाईं सीमा तो a से थोड़ा सा राइट साइड में मान, और राइट साइड में मान तो f ऑफ a प्लस h के बारे में लिखो है तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ये जो आपने लिखा है इसका नाम होता है राइट हैंड लिमिट। अगर x टेंड्स टू a के लिए बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों का मान सेम होता है तो आप बोलते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट विद्यमान, सीमा विद्यमान। ठीक है, तो अपन अपने पॉइंट पर आते हैं, अपन अपने पॉइंट पर आते हैं। अपना पॉइंट क्या था, सततता। अपना पॉइंट क्या था भाई, सततता। तो उसमें देखो नेक्स्ट अपन लिखते हैं, सततता पर आते हैं अपन और उसमें देखते हैं। सततता में अपन ने लिखा था कि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत होगा यदि ए पर लिमिट ए पर मान के बराबर।
अब आप क्या कर सकते हो कि ए पर लिमिट को कितने भागों में बांटोगे, 2 भागों में। पहला भाग है लिमिट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब बाईं सीमा और दाईं सीमा क्या हो, सेम। लिमिट के लिए 2 केस, बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट और दाईं सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट। बाईं सीमा के लिए जो x का मान होता है, अगर a पर बाईं सीमा तो x के स्थान पर क्या रखते हो, a माइनस एच। दाईं सीमा के लिए x के स्थान पर आप रखते हो क्या, a प्लस एच। a तक पहुंचना है तो x का मान थोड़ा सा आगे राइट ओर से, और बाईं सीमा यानी कि लेफ्ट साइड से पहुंच रहे हो तो x के स्थान पर अगर आप a प्लस एच रखोगे, अगर यहाँ पर a प्लस एच तो a से a कैंसिल, h टेंस टू 0। और बाईं सीमा के लिए क्या रखोगे, a माइनस एच, a से a कैंसिल, माइनस एच टेंस टू 0। अगर माइनस एच टेंस टू 0 है तो h भी क्या होता है, टेंस टू 0। अगर x के स्थान पर a माइनस एच, a से a कैंसिल, माइनस एच टेंस टू 0 यानी कि h टेंस टू 0, यानी कि आपका सूत्र बनेगा कि लिमिट h टेंस टू 0 f हो बाईं सीमा के लिए x के स्थान पर a माइनस एच। ठीक है, पहला केस। फिर दाईं सीमा, और दाईं सीमा का सूत्र बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर दाईं के लिए a प्लस एच, तो f ऑफ a प्लस एच लिख दिया। और ये जो लिमिट है, लिमिट का अर्थ था बाईं सीमा और दाईं सीमा सेम सेम, और जो सीमा है, लिमिट है, उसका मान किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन के मान के बराबर होना चाहिए। यानी कि सततता चैप्टर केवल इस एक लाइन से कवर होगी। जो सततता चैप्टर है वो इस केवल एक लाइन से कवर होगा। यानी कि क्वेश्चन आएगा कि एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, एक बिंदु देगा x बराबर 6 पर सतत है क्या। आपको 3 काम करने। पहला काम, x बराबर 6 पर आपको बाईं सीमा का अर्थ होगा 6 से थोड़ा सा पीछे फंक्शन का मान, थोड़े से का अर्थ है h टेंस टू 0। फिर दाईं सीमा 6 से थोड़ा सा आगे फंक्शन का मान, थोड़े से का अर्थ है h टेंस टू 0। बाईं सीमा ज्ञात कर ली, दाईं सीमा ज्ञात कर ली, विद्यमान है प्लस सेम है। उसके बाद में 6 पर आप फलन का मान ज्ञात करोगे, वो भी क्या है, सेम। अगर तीनों सेम आते हैं तो आप बोलोगे x बराबर a पर फंक्शन, x बराबर 6 पर फलन क्या है, सतत है। x बराबर 6 पर क्या है, फंक्शन है, सतत है। ठीक है, इस पर केवल एक उदाहरण देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण अपन देखते हैं। जो उदाहरण अपन ने लिखा था तत्समक फलन, उदाहरण लिख रहा हूं मैं, तत्समक फलन। मैंने लिखा था तत्समक फलन हर जगह सतत होता है। तत्समक फलन क्या था, y बराबर एफ एक्स होता है और एफ एक्स का मान क्या है, x है। y बराबर x क्या था, तत्समक फलन। मैंने लिखा था सतत होता है। मैं इसको चेक कर रहा हूँ x बराबर 6 पर, तो x बराबर 6 के लिए, x बराबर 6 के लिए सततता का क्वेश्चन है। कितने काम करने आपको, 3 काम। पहला बाईं सीमा, दूसरा दाईं सीमा, तीसरा फलन का मान। तो काम नंबर 1 है सॉल्यूशन किसके लिए, x बराबर, कहां पर चेक कर रहा हूं, 6 पर, तो x बराबर 6 के लिए आपको क्या करना है, बाईं सीमा ज्ञात करनी। बाईं सीमा को लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। किससे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट से। सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0। अगर 6 पर चेक करना है बाईं सीमा तो 6 से थोड़ा सा पीछे, 6 माइनस h ज्ञात करोगे तो लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब देखो फंक्शन की परिभाषा ये है कि एफ एक्स बराबर एक्स, अगर अंदर x है तो बाहर भी x आ रहा है। अगर अंदर 6 माइनस एच है तो बाहर भी क्या आएगा, 6 माइनस एच, तो यहाँ पर लिख गया 6 माइनस एच। अब लिमिट का क्वेश्चन, और लिमिट के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले कैसे हल करते हो कि जो लिमिट होती है उसको रख देते हो। और कब रखते हो, जब अनिर्धारीय रूप प्राप्त ना हो। अनिर्धारीय रूप कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। 0/0, अनंत बटा 0, अनंत गुणा 0, अनंत माइनस अनंत, 1 की पावर अनंत, अनंत की पावर 0 और 0 की पावर 0। ये कितने हैं, 7 प्रकार के अनिर्धारीय रूप। अगर लिमिट रखने पर इन 7 में से कोई एक विद्यमान हो, 7 में से कोई एक हो, प्राप्त हो रहा है, तब तो डायरेक्ट लिमिट नहीं रखते। अगर फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो रही है तो डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं। तो यहाँ पर h के स्थान पर आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, 0 रख रहे हो, तो आपकी बाईं सीमा है उसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। बाईं सीमा का मान कितना आ गया, 6। सततता के लिए कितने काम, 3 काम। पहला बाईं सीमा। अब दूसरा राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा। सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f हो 6 पर, तो 6 प्लस h।
क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या है, f(x) बराबर x, x के स्थान पर 6 प्लस h, लिमिट रख रहे हो, h के स्थान पर 0, वैल्यू कितनी है 6, किसका मान है, राइट हैंड लिमिट, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया मैंने। फिर आपको क्या करना है, फंक्शन का मान ज्ञात करना है, और फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो, फंक्शन के अंदर डायरेक्ट जो स्वतंत्र चर है वो रखते हो। अगर अंदर 6 है तो बाहर भी क्या आएगा, 6 आएगा। इक्वेशन नंबर 3 क्या बोलोगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से जो बाईं सीमा है वो दाईं सीमा के बराबर है किसके, फलन के मान के। अगर तीनों मान सेम हो तो क्या बोलते हो, आता है जो फंक्शन है f(x) बराबर x है वो x बराबर 6 पर क्या है, सतत, x बराबर 6 पर क्या है, सतत। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। पढ़ा क्या था अपन ने, आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया, नाम क्या था, सततता और अवकलनीयता। इसमें अपन ने स्टार्ट किया था सततता। सबसे पहले सततता का अर्थ देखा, अर्थ क्या था, ग्राफ टूटे नहीं। फिर अपन ने देखा था सततता की परिभाषा, और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट केवल एक ही परिभाषा है, वो अपन देख रहे थे। इसी पर सततता चैप्टर आधारित है, इसी पर टिका हुआ है। प्रत्येक क्वेश्चन इसी परिभाषा से अपन करते हैं। x बराबर a पर फलन f(x) सतत कब होगा, जब x बराबर a पर सीमा फलन के मान के बराबर हो। फिर सीमा के दो भाग, बाईं सीमा और दाईं सीमा, फिर फलन का मान। अगर बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर है और वो दोनों बराबर है किसके, फलन के मान के, तो आप बोलो ये फलन उस बिंदु पर सतत। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।